नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षरंजन। कल 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र और साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजट। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये बजट अमृतकाल का पहला बजट होगा। ये बजट अगले 25 साल के भारत के विकास का रोड मैप होगा। अगला 25 साल यानी वो साल जब आज़ाद भारत 100 साल का हो जाएगा और साल होगा 2047। तो बजट सत्र के पहले दिन परंपरा के अनुसार पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। ये सरकार का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पिछले साल के दौरान देश में हुए आर्थिक विकास की समीक्षा होती है। इससे देश भर में हुए आर्थिक विकास की एक तस्वीर सामने आती है। इसमें न सिर्फ पिछले वित्त वर्ष के माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, बल्कि इससे अगले वित्त वर्ष को भी दिशा को लेकर जानकारी मिलती है। इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे डेटा का सहारा लिया जाता है। आर्थिक समीक्षा इन डेटा के विस्तृत एनालिसिस पर आधारित होती है। इसमें मनी सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाता है जिनका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और इसी का विश्लेषण कर जीडीपी, राजस्व घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का अंदाजा लगाया जाता है कि ये अगले वित्त वर्ष में कैसा हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हुए अभी हमने जो इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया, जैसे जीडीपी में भी नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, राजस्व घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, टैक्स कलेक्शन, मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह वगैरह, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान उपस्थित हैं स्टूडियो में, जो इन सारी इकोनॉमिक शब्दावलियों को बेहद आसान बनाकर कल पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, चर्चा को दिलचस्प भी बनाएंगे। स्वागत करता हूं आपका शुभमय भट्टाचार्य। शुभमय बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में सलाहकार संपादक हैं और हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। तो सवाल बस यहीं से शुरू होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, इतना इम्पोर्टेंट, अहमियत क्या है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो। हर्ष, आपने शुरुआत में ही काफ़ी बेहतरीन और मैं कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वो दस्तावेज़ है जो भारत सरकार बजट से पहले दिन संसद में पेश करते हैं। यानी कि ये भारत सरकार या भारतीय व्यवस्था में के ऊपर बहुत सारे दस्तावेज़ सारा साल आता रहता है। ये सिर्फ जिसे कहते हैं ओनली डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार के वित्त मंत्री अपने जिसे कहते हैं दायित्व से सदन के पटल पर रखते हैं। यानी कि ये इस डॉक्यूमेंट में लिखे गए हर चीज़ का भारत सरकार दायित्व लेता है और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जी जो बजट के साथ आते हैं या सारे साल में भी जिस पर भारत सरकार अपना जिससे कहते हैं दायित्व लेते हैं। इसीलिए इसका महत्व है। जैसे कि रिजर्व बैंक के एनुअल रिपोर्ट आता है, बहुत ही खास डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो रिजर्व बैंक की अहमियत में बनता है। रिजर्व बैंक उसका कॉपी फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजते हैं। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक समय में एनुअल हाफ ईयरली रिपोर्ट निकालते थे, लेकिन ये इनमें से कोई भी पार्लियामेंट के पटल पर नहीं रखा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जब से ये शुरू हुआ 1961 में, तब से ये भारत सरकार का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है कि इसमें भारत सरकार अपने दायित्व से कह रहे हैं कि देश के अर्थनीति का, जैसे आपने ब्यौरा दिया, इसका ये स्थिति है और इस स्थिति के अनुसार फिर हम अगले दिन या एक दिन बाद हम बजट का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये एक इस हर सारे डॉक्यूमेंट से हटकर ये अपने आप में अनूठा है। आप बात करेंगे कि इस साल जो कल पेश होने वाला है ये कैसा रहने की उम्मीद है? ऐसी चर्चा है, मीडिया में चर्चा है,
जो अर्थशास्त्री है वो बात कर रहे हैं कि जीडीपी इस साल कुछ कम पेग किया जा सकता है, 11% के आसपास पेग किया जा सकता है। और इसका जवाब देने के साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि हम कभी बात करते हैं रियल जीडीपी की, हम कभी बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, और जब हम पेग कह रहे हैं 11%, तो ये ज़रूर नॉमिनल जीडीपी होगा। जी, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं, बस आजकल लोग जीडीपी को ही ज़्यादा जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से बहुत सारे लोग समझेंगे भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन इसमें इसका जो आकलन किया जाता है वो आकलन किया जाता है जैसे मान लीजिए ये गिलास या ये टेबल या आपका मोबाइल, इन चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने से क्या, किस तरह से ऐड करेंगे, उसको हम किस तरह से क्या रूप देंगे। तो इसलिए उन सब चीज़ों का दाम को हम एक लिस्ट में लेते हैं, और वो जब दाम आंका जाता है उस दाम के हिसाब से कि भाई इस साल इतने मोबाइल तैयार हुए, इतने गेहूं पैदा हुआ, इतने चावल प्रोडक्शन हुआ, इतने लोगों को फलाना सर्विस दिए। तो ये जो चीज़ों का जो कलेक्शन किया जाता है उसको जब समेशन किया जाता है, उसको और ऐड इसमें किया जाता है। सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। सारे जिस तरह के सर्विसेज हो, जैसे होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, जिसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस आते हैं। गवर्नमेंट खुद ही एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके जितने सारे सर्विसेज होते हैं जैसे पासपोर्ट सेवाएं, टूरिज्म सेवाएं, इन सेवाओं को ऐड करके जो लिस्ट बनाया जाता है उसमें वो दाम के हिसाब से देखा जाता है कि दाम इनटू कितने प्रोडक्शन हुए। उसका जब लिस्ट बनता है तो बनता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी सारा साल हमारा टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। और निश्चित ही वो चूंकि आज और के दाम पे कीमत क्या है, इन उत्पादों की कीमत क्या है, और ये प्रोडक्शन, इनका गुणा जो होता है वो आपका जीडीपी है, ऐसा बिल्कुल। और वो जब जीडीपी बनता है तो निश्चित ही आज के दाम पे बनाया गया है जी। तो वो, और उसलिए उसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, यानी कि आज के दाम के हिसाब से जो जीडीपी का आकलन किया गया है वो क्या वैल्यू दिखाता है। यानी कि इसमें आप कहना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो इंक्लूडेड है। बिल्कुल इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बाद हम तो इसका सबसे पहली चीज़ जानने वाली बात यह है कि जीडीपी जब अर्थशास्त्री इसको मेजरमेंट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसका आकलन करते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी ही पहले प्रस्तुत करते हैं। नॉमिनल जीडीपी के जो मिलता है जिसमें आज का दाम है, तब उसमें से प्राज्ञ व्यक्ति जैसे आप, उसमें से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का क्या हाल है, कुछ जगह पे हम लेते हैं थोक इन्फ्लेशन, कुछ जगह पे लेते हैं खुदरा इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन या होलसेल इन्फ्लेशन। उस इन्फ्लेशन को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और तब जाके हमको रियल जीडीपी यानी कि इन्फ्लेशन को छोड़ के जीडीपी का क्या रिजल्ट, क्या 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 वैल्यू है वो हमें मिलता है। यानी कि रियल जीडीपी जो होता है वो एक डिराइव्ड चीज़ है, वो कैलकुलेशन की तरह से नहीं निकलता है, निकलता है नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का से इन्फ्लेशन को हम लोग अगर उसको हटा दे तो तब वो रियल जीडीपी बनता है। तो वो रियल जीडीपी। बहरहाल आपने बेहतर समझाया इसको, मेरी भी समझ पड़ी इससे। और इस साल जो पेग है वो अंदाज लगा रहे हैं कि आर्थिक सर्वे जो कल पेश होगा इसमें 11% के आसपास नॉमिनल जीडीपी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ग्लोबल डिमांड कम हुई है, कई कंट्रीज़ में, यूएस, यूरोप, रिसेशन का एक फेज चल रहा है, थोड़ी मंदी है। इस साल का कितना रहा है और अगले साल का जो टारगेट किया जाएगा, जो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, वो कितना है, कितना फर्क है? मुझे लगता है, देखिए मोटा मोटी आर्थिक सर्वेक्षण अगले साल का जो हिसाब होता है उस पर कम इम्पोर्टेंस देते हैं या कम उस पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि बजट में उन चीज़ों पर टिप्पणी किया जाता है। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में ज़्यादातर जो डेटा होता है वो इस साल का और पिछले साल का, यानी कि जैसे इस अभी हम देखें तो 22-23 के सारे डेटा और 21-22 के रिवाइज डेटा, इन पर उनका निगरानी रहता है। 23-24 यानी कि आने वाले साल में क्या चीज़ें होंगी उस पर इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादातर टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? खासकर आपको पता होगा कि भारत सरकार FRBM के तहत, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल के तहत, एक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं जिसे कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क, जिसमें मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का ही आकलन किया जाता है।
उसमें बहुत सारे डेटा दिए जाते हैं जो अगले साल में आने वाले डेटा, आने वाले साल के लिए क्या होगा और 2-3 साल आगे भी चलकर क्या चीज़ होगा उस पर टिप्पणी होता है। हालांकि ऑफकोर्स कोविड के चलते 2 साल से मीडियम टर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बंद रखा गया है, लेकिन फिर भी उसमें सारे जो डेटा होते हैं वो आने वाले साल का होता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादातर अपने आप को चालू वित्त वर्ष के ही सारे डेटा के ऊपर अपना नज़र रखते हैं और आशा करते हैं कि इनके चलते अगले साल क्या चीज़ होगा। आपने जो कहा, मोटा मोटी हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इस साल अगर हमें एस्टिमेट है कि करीब 6.8 का भी फ़िलहाल एस्टिमेट है, एडवांस एस्टिमेट का, कि जीडीपी का किसी अच्छा से का कहना है कि 7% भी हो सकता है। अरविंद पनगरिया ने कहा है कि 7% से शायद ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम 7% भी अगर हम लेके चले तो 7% प्लस 5.5 to 6% अगर हम लेके चले तो ये कुल मिलाकर 12 या 13 के करीब जाके नॉमिनल जीडीपी इस साल का बनेगा। और ये मोटा मोटी भारत सरकार का भी वही कहना है। अगले साल जिसके तरफ आपने इशारा किया, जीडीपी क्या रहेगा, नॉमिनल जीडीपी क्या रहेगा, मोटा मोटी ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो 11 के पास ही बैठेगा, यानी कि 11% नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें से अगर हम 5% अगर हम कम कर दे तो 6% रियल जीडीपी, मोटा मोटी इसी पर ही हम फिलहाल अंदाज़ा लेके चल रहे हैं जी। तो देखा हमने इस साल की जीडीपी अच्छी रही है और इसका सीधा एक परिणाम शुभ में हमने ये देखा है कि जो टैक्स कलेक्शन है हमारे इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है, टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है। जीडीपी अगर थोड़ी सी भी कम होती है तो टैक्स पे उसका असर पड़ता है। इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, ये इंटरेस्टिंग चर्चा जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मेहमान स्टूडियो में हाजिर होंगे जो फाइनेंस पर अपनी बातें कहेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक और तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ स्टूडियो में एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वागत करता हूं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार का। ब्रजेश कुमार, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और आज हम चर्चा कर रहे हैं, अभी शुभमय के साथ हम चर्चा कर रहे थे नीति अपने कार्यक्रम में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कैसा होगा। हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है कि क्या रहा इस साल, क्या हो सकता है अगले साल का पेग, और हम अभी बात कर रहे थे कि अगर जीडीपी का एस्टिमेट थोड़ा लोअर किया जाता है तो उससे टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जीडीपी में जहां आप टैक्स कलेक्शन के साथ संबंध इसका देखेंगे तो टैक्स कलेक्शन का एक लार्जर कंपोनेंट जो है वो आपका सैलरीड सेक्टर से है और जो करीबन आपका 38% सैलरीड सेगमेंट से आता है और उसमें आप जीएसटी का कंपोनेंट अगर जोड़ दें तो वो दोनों मिलाकर के 51% के आसपास पहुंच जाता है। तो आपका जीडीपी में जहाँ सेक्टोरल कंपोजिशन देखिएगा तो इसका इम्पैक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 51% का आपका असर इसके ऊपर दिखेगा। अगर जीडीपी का विकास दर को अगर आप कम करते हैं, जैसे अभी आजकल 6 से 7 के बीच में रखा है, 6.5 अनुमानित है, तो अगर आप इसको कम कर देते हैं तो आपका वित्तीय जो है राजकोषीय घाटा जो होता है जी, वो उसका अनुपात आप जो है कम करना चाहेंगे क्योंकि अब आपके पास लीवरेज ज़्यादा है जो आप खर्च ज़्यादा कर सकेंगे। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो आप कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में इस तरीके का संबंध आपको दिखता है। बिल्कुल। शुभ, मैं आपके पास आता हूँ। इस साल चूँकि काफ़ी अच्छा रहा है, टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है, जीडीपी भी हमारी ठीक ठाक रही है, तो अगले साल अगर हम आपसे पूछें कि आपका क्या अनुमान है इसको लेकर? पिछले 2 साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अच्छा काम किए। वो क्या किए, उन्होंने वित्त टैक्स जितना आने का संभावना था, एक हम इस शब्द इस्तेमाल करते हैं टैक्स बॉयंसी,
यानी कि जीडीपी के साथ चलते कितना उछाल आएगा टैक्स कलेक्शन में, इनको उन्होंने काफ़ी कंजर्वेटिव रखा। और ये रक्षणशील चीज़ रखने की वजह से फ़ायदा उनको ये हुआ कि साल का जितना उनका खर्चा का एस्टिमेट था वो उन कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे चले, लेकिन साल के एंड में उनके पास रिसीट्स कहीं ज़्यादा आया है। तो यानी कि शी गॉट अ सरप्लस। और ये पिछले 2 साल और पिछले साल जब कोविड का वार चल रहा था उस वक्त में ये चीज़ को हासिल करना काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी गुड फिस्कल मार्क्समैनशिप का प्रदर्शन है। इस साल भी वही चीज़ हो रहा है कि जितना भारत सरकार जितना अनुमान लगाए थे बजट के डॉक्यूमेंट्स में उससे कहीं ज़्यादा उनको टैक्स मिल रहा है। कितना ज़्यादा? करीब 3 लाख करोड़ का ज़्यादा। जी। ये एक बहुत बड़ा बफर भारत सरकार के लिए बन रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि अगले साल के लिए क्या होगा। अगले साल तक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमएफ वगैरह सबका कहना है कि अगले साल का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो हर देश का कम होगा, इसीलिए उतना ज़्यादा बफर शायद ना हो। लेकिन मेरा अनुमान है कि चूंकि इस रास्ते में चलने का फ़ायदा उनको दिख चुका है, इसलिए वित्त मंत्री फिर से अगले साल कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखेंगे। यानी कि जितना वो टैक्स हम कह रहे थे 11% या 12% का नॉमिनल जीडीपी के चलते, तो अगर उसके साथ चले तो उसके साथ हम एक बॉयंसी ले कि बेटर टैक्स कलेक्शन, तो 13% का टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट दे सकते हैं, शायद उससे वो कम ही रखेंगे। तो फिर से एक टैक्स बफर का फ़ायदा रखेंगे। यानी कि भारतीय टोटल एक्सपेंडिचर जो रहता है गवर्नमेंट का बजट का करीब 30 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें का करीब 11 करोड़ कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स मिला के चलता है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें से बदलाव बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा जंप मैं कर रही हूँ। फ़ायदा ये है कि साल के एंड में अगर रिसीट्स दुरुस्त रहे तो उनको फिर से फ़ायदा मिलेगा। हर तरह के घाटे को ढकने के लिए, जहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स करना है उन सबको करने के लिए उनके लिए सुविधा हो जाएगी। और आपने बहुत सही कहा कि सरकार इसीलिए शायद बहुत कॉशसली चल रही है, काफ़ी बैलेंस करके चल रही है। और यही वजह है कि अभी जो पूरी दुनिया में आर्थिक हालात हैं, जिस तरीके के प्रेशर से अमेरिका और यूरोप और दूसरे देश जूझ रहे हैं, इसके बाद भी भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी के फ्रंट पे ये ब्राइट स्पॉट है। और हम अभी बात कर रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण की। करंट अकाउंट डेफिसिट, ब्रजेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं, मुझे ध्यान आ रहा है, अगर जुलाई से सितंबर का जो है वो 4.4%, 4.4% है। इसके पहले कम था। ये अकाउंट डेफिसिट इस क्वार्टर में जुलाई से सितंबर वाले में बढ़ा है। तो हमें आप एक विद्यार्थी की तरह ये समझाएं कि पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट से हम क्या समझें, और दूसरे कि ये जो वाइडन हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, डेफिसिट का एक, चाहे वो आप किसी भी तरह का डेफिसिट ले लीजिए, फिस्कल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो। डेफिसिट का मतलब है आपके पास एक आगम का रूप है और एक व्यय का रूप है। इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो, अगर आप उसको कहें तो मुनाफे के तौर पे देखिए, अगर पॉजिटिव रहता है तो, और तो माइनस में सरप्लस हो आता है जाता है, और नहीं तो डेफिसिट रहता है। जी। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपका 2 तरीके का नेचर ऑफ अकाउंट है। करंट अकाउंट में जो रिसीट कंपोनेंट है और आपका एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है या पेमेंट कंपोनेंट है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब अगर आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट अगर बढ़ता है, तो अगर उसका गैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑपेक्स जो है वो आपका उसके लिए स्कोप आपके पास कम पड़ता है। ऑपेक्स, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जिसको कहिए, जी। जो रोजमर्रा की जो है जो खर्च होते हैं, जरूरत को मीट करने के लिए चाहिए होता है, जी जी, तो वहाँ आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। जब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे, अगर आपको ऑपेक्स पे इसका असर दिखेगा, तो इसका ऑन अ लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी असर दिखेगा। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बास्केट आपके पास कम होगा, तो आप जो है फर्दर ग्रोथ के लिए या रीडेवलपमेंट के लिए या बाकी चीज़ों के एस्टैब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास स्कोप कम होगा। तो इसका असर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का कैस्केडिंग चेन पे अगर आप इसको देखें तो इस तरीके का असर दिखेगा।
शुभ, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसा ब्रजेश जी ने समझाया कि जो रिसीट आप कितना खर्च करते हैं, कितना ये थे, अगर इसको आयात निर्यात के संबंध में ले, जो कि एक मेजर फैक्टर है, तो हमने कितना निर्यात किया और हमने कितना आयात किया। निर्यात किया तो पैसे मिले, आयात किया तो हमारे पैसे गए। इन दोनों को अगर हम इनका डिफरेंस लें तो क्या उसे हम कहें करंट अकाउंट डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सबसे डेफिसिट पहले होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हमारे फिजिकल गुड्स के आयात और निर्यात के बीच में कितना अंतराल रहा, कितना गैप रहा, जी। वो घाटा हम ट्रेड डेफिसिट मानते हैं। इसके बाद हम उसके ऊपर आते हैं इनविजिबल्स, यानी कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होते हैं, सर्विसेज के इंपोर्ट्स होते हैं, जी। उसको अगर हम दोनों उसको हम इस इक्वेशन में अगर जोड़े तो हमें जाके मिलता है, जैसे ब्रजेश जी बता रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट। जी। ये करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक, खासकर बढ़ते हुए इकोनॉमी जैसे भारत के लिए, एक तरह से फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों है? क्योंकि इसमें हम ये दिखता है दुनिया के इन्वेस्टर्स को कि भारत के पास इतनी सेविंग्स नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो जब आयात कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि कुछ काम के लिए, कुछ ज़रूरत है इकोनॉमी में, तभी वो चीज़ों की आयात हो रही है, चाहे वो कंजम्पशन की गुड्स हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, लेकिन इकोनॉमी में ज़रूरत है। तो एक इन्वेस्टमेंट का गैप के हिसाब से देखा जाता है बाकी दुनिया से, उसको भरपाई करने के लिए हम ये करंट अकाउंट डेफिसिट को टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक एक फ़ायदे का चीज़ मानते हैं। लेकिन जैसे आप लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जब ये घाटा जब बढ़ जाता है, और मोटा मोटी अर्थशास्त्री इसको मानते हैं कि 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी तक जब तक ये रहता है तब तक ये बेनिफिशियल रहता है, ग्रोथ होगा। जैसे ही इसको टपक जाता है तो वो खतरे का घंटी बन जाता है, देश में रनअवे रिस्क्स का चांस आ जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पिछले कई सालों में 2.5 के 1.5 में था, 2.5 के बीच में चल रहा था। अभी जैसे आप बता रहे थे कि जुलाई सितंबर में वो 4% में पहुंच गया। इसके पहले 2.2 था। बिल्कुल, और इस बारी में वो कम हुआ है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल कि वो करीब 3% पे आके रुकेगा। लेकिन 3% मतलब है ऑलमोस्ट लाइक हमारा जो पूरा कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट बाहर से खींचने का, उसका पूरा वो पूरा हेडरूम को हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके ऊपर जाएगा तो खतरे की घंटी है। तो इसीलिए भारत के लिए ये बन जाता है कि निर्यात का सीमा बढ़ाए, आयात कम करे। अब लेकिन दोनों चीज़ मुश्किल है, क्योंकि उधर में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते निर्यात के ऊपर चोट लगा है। इधर हमारे जो आयात है उसमें से एक बहुत बड़ा चीज़ होता है तेल, जिसका हम खर्च कम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ है वैसे चीज़ें जिनका हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है, उन चीज़ों की जिसे कहते हैं हम नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स, यानी कि जो इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है, उन चीज़ों की आयात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये एक डेलिकेट बैलेंस है, और ये डेलिकेट बैलेंस को रखने के लिए ज़रूरत है कि या तो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आए, भरपूर तरीके से आए, और वो करने के लिए ज़रूरत है कि फिस्कल डेफिसिट जो निर्मला सीतारमन जी परसों वेडनेसडे को जो प्रस्तुत करेंगी जी, उसमें वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट को वो अंकुश लगाए रखी है या नहीं। दूसरा है मुद्रास्फीति, उस पर अंकुश है या नहीं, वो आरबीआई का काम चलता है। इन दोनों चीज़ों पे अगर अंकुश रहता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इन्वेस्टर्स एक सहमति देते हैं कि हाँ, इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट है, 3% है, लेकिन इनके जो देश के जो बैलेंस है वो सही बना हुआ है, इस देश में हम निवेश कर सकते हैं। तो इट्स अ बैलेंसिंग इक्वेशन जो हम इसीलिए बहुत गौर से देखते हैं, और इसका फल का एक रिजल्ट होता है जो हमेशा रेडियो या न्यूज़ में बोलते हैं, कसकर आप आते हैं, मार्केट मंत्र में आप रेगुलरली बोलते हैं, वो है एक्सचेंज रेट जी, कि ये सारी चीज़ें बैलेंस बैठा है या नहीं, अपने अपने जगह पे सही जगह पे आए या नहीं, उसका रिजल्ट दिखता है एक्सचेंज रेट के सही है या नहीं। अगर एक्सचेंज रेट सही रहा, यानी कि अगर कंट्रोल में रह रहा है, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि देश में बिल्कुल चुप है। और देखिए, आपने इन्फ्लेशन की बात की कि महंगाई को काबू में रखने की, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। यूएस फेड जिस हिसाब से अपने रेट्स बढ़ाए,
आपने देखा होगा, हम सब ने देखा, फील भी किया कि रिजर्व बैंक ने किस संजीदगी के साथ और किस धीरज से, धैर्यता, पेशेंटली बहुत धीमे धीमे बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाया कि ग्रोथ भी अफेक्टेड नहीं हुआ और महंगाई भी अब पूरी तरीके से काबू में है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ सरकार फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने का बेहतरीन काम कर रही है और आरबीआई महंगाई को काबू में रखते हुए ग्रोथ को भी बहुत इम्पैक्ट नहीं होने दे रहा है। हालांकि इस पे हम थोड़ी सी बहुत त्वरित टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने का या रुपी डॉलर से आप कहें कि डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो उसका भी थोड़ा असर पड़ता है करंट अकाउंट डेफिसिट पे। डॉलर देखिए मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, इसको आप इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं। यूएस की जो परिस्थिति है वही पिछले कई दिनों से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है। उसके पीछे उसका अपना जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जहाँ अट्रीशन ज़्यादा हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसने अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिश की है। अब दो करेंसी के बीच अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारा रुपया उनके तुलना में वो मजबूत है, लेकिन वो अपने डॉलर की कीमत को ऊपर रख रहे हैं। उसके पीछे कई कारण है। लेकिन अब इसी रुपए को बाकी देशों के करेंसी से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारा रुपया जो है मजबूत स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि अब चूंकि एक परंपरा रही है कि हम लोग इंटरनेशनल करेंसी ऑफ एक्सचेंज डॉलर रहा है तो हम लोग डॉलर से ही कंपेयर करके इसको समझने की हमेशा कोशिश मैं करते कहना हैं। चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट भी होगा अब कई देशों के साथ, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडियन रुपी में हो। कई देश इसके लिए तैयार हो गए हैं और करीबन 30 देशों के साथ भारत का जो ये ट्रेड है वो रुपए के कंटेक्स्ट में अब हो रहा है। और जो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, इससे जो डॉलर की सुप्रीमेसी थी जो इंटरनेशनल मार्केट में और पर्टिकुलरली एक्सटर्नल सेक्टर में जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ता था, उसका आप आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में इसका एक डिफरेंट रूप देखेंगे। और हो सकता है कि हम लोग जो है ये कंपेयर करना भी बंद कर दें कि डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है। आने वाले समय में ऐसा ही होगा। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आयात की, और ख़ास करके तेल आयात की, अभी भारत में अभी जो काम हो रहा है, जिस तरीके से हम लिथियम बैटरियों पे काम कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं सड़कों पर ईवीज बढ़ती जा रही हैं, आने वाले समय में मिड टर्म में शुभ में मैं समझता हूँ कि हमारी तेल पे निर्भरता उतनी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और खासकर इस बार एक आर्थिक सर्वेक्षण में एक बहुत अच्छा चैप्टर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आएगा, वो है हमारे ग्रीन इकोनॉमी में किस तरह के इन्वेस्टमेंट हुए हैं और आगे चलकर किस तरह के हम इन चीज़ों में, किन सेक्टरों में, उनमें से जैसे हाइड्रोजन में हो या इलेक्ट्रोलाइजर में हो या दूसरे चीज़ों में हो, सोलर चिप्स में हो, बिल्कुल सुपर कंडक्टर में, इन सारी चीज़ों में किस तरह के हम काम जाएंगे, आगे चलाएंगे, उस पर क्या टिप्पणी रहेगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। चलिए अब देखते हैं कि कल जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का पेश होगा वो क्या है, इंतज़ार रहेगा। कुछ घंटे ही बाकी हैं। आप दोनों मेहमान आए, ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभमय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल इतना ही अर्थनीति में, और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।